हाय, मेरा नाम पीटर पार्कर है। आज अजनबी जरूर लगूं पर कभी तुम्हारा अपना था। कुछ बहुत बुरा होने वाला था। हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सही सुना दोस्तों, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब समझते क्यों नहीं? मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा है, उसे ड्रोन्स ने मारा है। वो ड्रोन्स जो तुम्हारे थे। मैं सिर्फ पीटर पार्कर नहीं हूं, मैं हूं स्पाइडरमैन। और कोई खिदमत? बाकी पूजा करो। मुझसे पंगा मत लेना, वरना पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरे चाहने वालों को। जानते हो मुझे स्पाइडरमैन होने की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? हर चीज। स्वागत नहीं करोगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फिल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं,
जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नई कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था। उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में
जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं, जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है, लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं।
माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नई कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था। उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है।
आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं, जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है, लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है
सैडी सिंक जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो, ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नई कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था। उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फिल्म में सवाल है कि पीटर
खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है, लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो, ब्रूस बैनर,
हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नई कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था। उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है
उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं: जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है, लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं
उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था। उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है।
लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं: जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है, लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है,
लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था। उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद कि उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म
की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है, लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल
उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था, उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। जीन ग्रे, पनिशर, हल्क,
स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है, लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं।
वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था, उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस
होती है। लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से
एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है, और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था, उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है, और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है, और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है, और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फिल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं: जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है,
लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से
एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है, और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था, उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है, और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है, और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है, और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है,
लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से
एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और दूसरे पुराने विलन्स की वजह से वह फ़िल्म बहुत बड़े इवेंट जैसी थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे उससे अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पीटर की लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह अकेला है, उसके पास एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई टोनी स्टार्क जैसा मेंटर नहीं है, और उसे खुद तय करना है कि वह स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करेगा। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और ब्रांड न्यू डे में क्या फ़र्क है, आइए अब वो जान लेते हैं। होम कमिंग में पीटर एक टीनेजर था, उसे स्पाइडरमैन बनना एक्साइटिंग लगता था। स्कूल लाइफ, दोस्त और टोनी स्टार्क सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। फार फ्रॉम होम में पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांस के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर नो वे होम में वह सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है, और अब ब्रांड न्यू डे में उस सेक्रीफाइस के बाद की उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है। यानी पीटर अब टीनेजर से एडल्ट बन चुका है, और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से है। अब बात कर लें फ़िल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ़िल्म का रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट लगभग 225 मिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म ने शानदार शुरुआत की है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी ओपनिंग लगभग 360 मिलियन डॉलर्स बताई गई है, और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रही। इसके बाद फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में भी फ़िल्म ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे हफ्ते तक इसका इंडिया ग्रॉस 500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मेरा रिव्यू के बारे में जाने तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल एंगल है। आमतौर पर स्पाइडरमैन की फ़िल्म में सवाल होता है पीटर विलन को कैसे हराएगा, लेकिन इस फ़िल्म में सवाल है कि पीटर खुद को कैसे संभालेगा। टॉम हॉलैंड का पीटर अब पहले वाला बच्चा नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, एमजे उसके साथ नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह न्यूयॉर्क को बचाना नहीं छोड़ता है। यही चीज़ पीटर पार्कर को एक हीरो बनाती है। फ़िल्म की कमज़ोरी यह है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। जीन ग्रे, पनिशर, हल्क, स्कॉर्पियन, डैमेज कंट्रोल और पीटर की पर्सनल स्टोरी। कभी कभी कहानी थोड़ी ओवरलोडेड महसूस होती है,
लेकिन अगर आपको टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद है तो यह फ़िल्म उसके कैरेक्टर का एक ज़्यादा मैच्योर और इमोशनल वर्जन दिखाती है। तो अगर आपने होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम देखी है तो ब्रांड न्यू डे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह फ़िल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की नई फ़िल्म नहीं, यह उस पीटर पार्कर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी और अब पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी है। तो दोस्तों, यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। मिलते हैं अगली किसी फ़िल्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की नई फ़िल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। यह फ़िल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार कहानी का फोकस सिर्फ बड़े विलन्स और मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि पीटर पार्कर की अपनी ज़िंदगी और उसके अकेलेपन पर है। नो वे होम के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। एमजे और नेड भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास मौका था कि वह फिर से अब उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वह फैसला करता है कि वह उन्हें दोबारा खतरे में नहीं डालेगा। 4 साल बाद पीटर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पीटर के लिए स्पाइडरमैन बनना कोई पार्ट टाइम काम नहीं। वह दिन रात न्यूयॉर्क में क्राइम फाइट करता है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ना टोनी स्टार्क हैं, ना हैप्पी होगन हैं, उनके साथ उसके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। यानी पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। और यही फ़िल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पीटर पार्कर के साथ क्या होता है कि फ़िल्म में पीटर पार्कर अब पहले जैसा टीनेजर नहीं है। वह ज़्यादा मैच्योर और अकेला दिखाई देता है। वह एमजे और नेड को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, लेकिन वह दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर के लिए यह बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसके लिए ये जो लोग थे उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसी दौरान पीटर के शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू होते हैं। उसकी स्पाइडरमैन एबिलिटीज़ बदलने लगती हैं और उसकी पावर्स पहले से ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी वजह से वह ब्रूस बैनर यानी हल्क से भी मिलता है। ब्रूस बैनर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ कोई सिंपल पावर्स अपग्रेड नहीं हैं। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड फिर से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं। ज़ेंडिया एमजे के रूप में वापस आती हैं। जैकब बैटालन नेड का किरदार निभा रहे हैं। जॉन बेर्थल फिर से फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के रूप में दिखाई देते हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के रोल में वापस आते हैं। और सबसे बड़ा नया एडिशन है सैडी सिंक, जो जीन ग्रे का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा मार्क रुफेलो ब्रूस बैनर हल्क के रूप में नज़र आते हैं। जीन ग्रे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट नए कैरेक्टर में से एक हैं। उसके पास पावरफुल म्यूटेंट एबिलिटीज़ हैं और वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। जीन को लगता है कि डैमेज कंट्रोल उसकी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। इसी वजह से उसका गुस्सा और उसकी पावर्स दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। वह लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है और यहीं से स्पाइडरमैन की कहानी एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल क्राइम स्टोरी से
एक बड़े सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की एंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है, जबकि पनिशर उन्हें ख़त्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन फ़िल्म धीरे धीरे दिखाती है कि फ्रैंक को पीटर की मोरालिटी, उसकी करेज की रिस्पेक्ट होने लगती है। स्कॉर्पियन भी पीटर के सामने एक बड़ा फिजिकल थ्रेट बनकर आता है, लेकिन फ़िल्म का असली विलन सिर्फ स्कॉर्पियन नहीं है। कहानी में डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे और पीटर की बदलती हुई पावर्स, इन सब को आपस में जोड़ा गया है। इस वजह से फ़िल्म में एक मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी वाला फील भी आता है। पीटर को धीरे धीरे समझ आता है कि वह न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क नो वे होम से। अगर नो वे होम को याद करें तो उसमें मल्टीवर्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। टोबे मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड,